जी हाँ दोस्तों, एनडीए तो छोड़ो, बीजेपी के ही बागी सांसदों ने कर दिया खेल। मोदी अब करने लगे बागियों को कॉल। उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, जैसे जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव और 9 सितंबर नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की सांसें मोदी खेमे की अटकती जा रही हैं। आखिर वो कौन से बीजेपी के सांसद हैं जो कि मोदी खेमे से अलग हट करके खेल करते दिख रहे हैं? क्या मोदी शाह की घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो किसी को भाव तक नहीं देते हैं, वो खुद अब पर्सनली एक टाइम निकाल करके सांसदों को कॉल करने लगे? आखिर क्यों इन सांसदों को अलग से चाय पर, प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया जा रहा है? आखिर क्यों इन सांसदों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिनर पर बुला रहे हैं? आखिर क्यों इन सांसदों के साथ अकेले में मुलाकात करने जा रहे हैं अमित शाह? दोस्तों, खेल क्या है और खेल बिगड़ा कहां पर है? मगर बीजेपी की तो बात छोड़ें, एनडीए तो पहले से ही इसमें किस तौर पर सेधबानी कर रहा है। महज मोदी शाह के खत विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, जैसे जैसे 9 सितंबर और उपराष्ट्रपति का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर दिन खेल बन रहा है, बिगड़ रहा है, नई बिसात बिछ रही है, गोटियां फिट की जा रही हैं, प्यादे और किस तौर पर पत्ते अपने रखे जा रहे हैं। आपने कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर यह सुना होगा कि एनडीए के कुछ सांसद या एनडीए के कुछ पार्टियों के दल के नेता इस वक्त इस पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव में उस तौर पर नहीं सोच रहे हैं जैसा मोदी और शाह सोच रहे हैं। मगर चूंकि मोदी और शाह और दूसरी तरफ संघ और इस बीच में दूरी, और तीसरी तरफ खुद पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद या पूर्व सांसद जिस तौर पर मोदी शाह के कुछ फैसलों से पीड़ित रहे, उसके बाद में उन्हें एक ऐसा मौका लग रहा है जब 240 पर अल्पमत में बीजेपी है सरकार पे, तो ऐसी स्थिति में मोदी को एक और झटका दिया जाए, मोदी की छवि को एक ऐसा डेंट दिया जाए जिसके बाद आगे का रास्ता उनका न सिर्फ मुश्किल हो बल्कि असंभव सा किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्थिति इस वक्त की आपको बता देता हूं और उसके बाद में बागी कौन, बागियाना तेवर किसका, किसको समझाने, पटाने, खुश करने की कोशिश मोदी शाह की तरफ से। वो आप देखिए, संसद के भीतर की स्थिति, जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त स्थिति क्या थी? उस समय कैसे मोदी खेमे ने 75% वोट हासिल किया था दोनों सदनों के? क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही सदनों के, चाहे वो चुनाव जीत करके आए हों या फिर नॉमिनेटेड सदस्य हों, राज्यसभा लोकसभा के, वोट करते हैं। आप देखिए 75%, 74 दशमलव कुछ फीसदी वोट मोदी खेमे को गया था, यानी कि जगदीप धनखड़ को गया था। मगर दोस्तों, इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 303 से लुढ़क करके 240 पर आने के बाद 2025 में जो प्रोजेक्शन है, जो उस वक्त धनखड़ के वक्त में 75% वोट मिला था, वो घट करके 75 से खिसक करके इस वक्त के हिसाब से महज 55% पर आ गया है। यानी कि दोस्तों, एनडीए के और कुछ और बीजेपी के बागी सांसद इस सीक्रेट बैलेट में अगर क्रॉस वोटिंग कर गए, जैसा कि कहा जा रहा है, तो मामला सिर्फ बिगड़ेगा नहीं बल्कि मोदी शाह के हाथ से बाजी फिसल जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस वक्त का कैलकुलेशन कह रहा है। इस वक्त का जो कैलकुलेशन है उसमें महज 55% के आसपास, सिर्फ 55% के आसपास एनडीए के पास में वोट है, समर्थन है। यानी कि 5% अगर क्रॉस वोटिंग में गए, इधर से उधर गए, तो मोदी के हाथ से बाजी फिसली। और दोस्तों, ऐसे में हाल के दिनों में एक जो नज़ीर मोदी और शाह के सामने भी है, जिस तरीके से वो भी डरा रही है। दरअसल आपने देखा कि शाह के खेमे के प्रत्याशी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में संजीव बालियान किस तौर पर शाह के विरोधी खेमा, जाहिर तौर पर बीजेपी के तो सारे थे दोनों खेमे इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में, लेकिन अपोजिशन को जो शाह के प्रत्याशी के सामने था उसे शाह के प्रत्याशी के विरोधी मानेंगे। तो शाह का विरोधी खेमा जिस तौर पर बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूढ़ी को जिता देता है 100 वोटों के आसपास, उससे सिर्फ चिंता नहीं है मोदी शाह को,
बल्कि उससे उनको डर है कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा हुआ तो सिर्फ उपराष्ट्रपति पद का ही उनके हाथ से नहीं जाएगा, उसके जो नफा नुकसान है वो तो एक अलग बहस है, बल्कि एक ऐसा डेंट लगेगा मोदी की उस ताकतवर मजबूत छवि को 2014, 2019 के बाद से 2024 के बाद खासतौर पर, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के बाद खासतौर पर, अब 75 वर्ष पूरा होने वाली स्थिति में मोदी के पास खासतौर पर, अब संघ और गडकरी द्वारा मोदी शाह को किनारे लगाए जाने की उस कथित कोशिश के में खासतौर पर अब वो उस डेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे दोनों मिलकर के। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये खबरें हैं भारतीय जनता पार्टी से और उन सांसदों को, जिन सांसदों को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए फोन किया जा रहा है, साहब मोदी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। सांसद भी हैरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 वर्षों में मिलना ऐसा होता था जैसे कि आप साहब अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कोई शख्स तरस जाए। अपने ही देश में अपनी ही पार्टी के सांसदों का मिलना प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हो पाता था। वो अमित शाह जो नेताओं को भाव तक नहीं देते थे, एनडीए के सांसदों को छोड़िए, अपनी ही पार्टी के सांसदों को लिफ्ट तक नहीं मारते थे। और इससे इन लोगों को बज़ाहिर कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर खाने दिक्कत तो जरूर थी। लेकिन अब जब मौका आया तो मोदी और शाह दोनों ही मिलकर के और जेपी नड्डा ऐसे सांसदों को समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया कि साहब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए फोन जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर रहे हैं। इससे बड़ी इस वक्त जटिलता और क्या हो सकती है सरकार के लिए, मोदी शाह के लिए। और ऐसे में उनको पता है, स्थितियों का अंदाजा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुला रहे मुलाकात करने के लिए। खुद जेपी नड्डा ने बीजेपी के सांसदों के का डिनर रखा है। इसी बीच में अमित शाह चाय पर बुला रहे हैं और फिर 9 सितंबर से पहले 8 सितंबर को, यानी चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले डिनर दिया जा रहा है इन सांसदों को, ताकि साहब ऐसे माहौल में तमाम लोगों को समेट करके रखा जाए कि उसके कुछ घंटों के बाद जाकर के सीक्रेट बैलेट में सीक्रेटली कुछ सीक्रेट ना कर दें। और अगर उस सीक्रेट बैलेट में सीक्रेटली सीक्रेट कर गए तो फिर नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा महज उपराष्ट्रपति के पद से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसका नतीजा बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हाथ से पद तो जाएगा, वो एक अलग बात है, मगर दोस्तों मोदी और शाह पर एनडीए के लोग कैसे हावी होंगे? मोदी और शाह पर बीजेपी के अंदर ही जो एक अलग गुट तैयार हुआ है, वो गुट और कितना शक्तिशाली होगा? गडकरी और संघ का जो जो एक रणनीति है, वो उसे और किस तौर पर धार मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी की क्रांति को धार कितनी मिलेगी? आपको याद होगा राहुल गांधी का 2 वक्त का फेस आप याद कीजिए। जब 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आए और उसके बाद राहुल गांधी जब मीडिया के सामने आए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, तो जब हम सब वहां पर पत्रकार, सारे रिपोर्टर उनको कवर करने के लिए पहुंचे और उनका बयान लेने के लिए, उन्होंने जो बाइट दी, जो बयान दिया, उस वक्त उनके चेहरे को याद कीजिए। किस तौर पर उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी, जो मुस्कुराहट दरअसल मोदी और शाह को नश्तर की तरह चुभ रही थी। बिना कुछ कहे राहुल जैसे कह रहे, देखिए हमने 303 से 240 पर खींच दिया इनको। और फिर अभी बिहार में जब वो अपनी यात्रा में भाषण दे रहे थे और वे कह रहे थे कि अब तो सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, बल्कि वोट चोरी का हम तो महाराष्ट्र और हरियाणा पर भी एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो किसी ने सभा से कहा कि साहब काशी काशी। फिर उसके बाद राहुल गांधी का चेहरा, उनका एक्सप्रेशन याद कीजिए, उनकी मुस्कुराहट फेस पर, उनका अंदाज ऐसे ऐसे करते हुए, जैसे वो कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी की सांसदी भी काशी से जाएगी, क्योंकि हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब वाकई एनडीए के अंदर इस किस्म की हवा चल रही है, वाकई बीजेपी के अंदर इस किस्म की सुगबुगाहट है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी खुलकर के सामने आकर के बीजेपी और एनडीए के नेता बोलने के लिए तैयार खुद को नहीं पाएगा, मगर जमीनी हकीकत दोस्तों, क्योंकि खबरों के पीछे की खबर क्या है, जो खबर बताई नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, मुझे उनका कोटेशन हमेशा याद आता है। शुरुआत में जब मैंने अपने करियर की शुरुआत देश के वो तथाकथित नंबर 1 चैनल से की, आज तक जिसे आप लोग जानते हैं, तो वहां पर एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे जो कहते थे, खबर वो नहीं जो आपको दिखाई जाए, खबर वो है जो आपसे छुपाई जाए।
तो दोस्तों, खबरों के पीछे की खबर यह है कि इस वक्त एक हताशा है, एक परेशानी है, एक संकट है, एक असमंजस की स्थिति है। और 9 तारीख जब तक आ नहीं जाता, चुनाव के नतीजे आ नहीं जाते, नतीजे आने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा एनडीए के लिए, फिर तो जान में जान आएगी मोदी शाह के। लेकिन अगर दाएं बाएं कुछ हुआ तो फिर आगे आने वाले वक्त में, अभी राहुल की यात्रा महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है, उसके बाद में दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, और उसके बाद में गुजरात, मोदी शाह का गृह जनपद, वही गुजरात जहां पर बीते कुछ महीनों पहले राहुल गांधी ने जिस किस्म की सभाएं की, जिस किस्म के दौरे किए, जिस तरीके से वहां पर जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, गुजरात में क्या होगा? आपको याद होगा 2 चुनाव पहले गुजरात में क्या स्थिति थी। एक समय में ऐसा लग रहा था, नतीजे जब आ रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है गुजरात के विधानसभा चुनाव में, सरकार बनाने जा रही है। मगर फिर 80 सीटों के आसपास में कांग्रेस सिमटी, 100 सीटों के आसपास में महज 20 सीटों का फर्क। बिहार आप जानते हैं, महज 12,000 वोटों का फर्क था महागठबंधन और एनडीए के बीच में। 2020 के चुनाव की बात कर रहा हूं, सिर्फ 12,000 वोट। अब सोचिए, 12,000 वोट अगर इधर से उधर हो गए, अगर हटवा दिए गए, कटवा दिए गए, या खुद महागठबंधन के लोग डालने नहीं गए, उस 12,000 वोट से सरकार बनना रह गई थी। और महज 12 से 13 विधायकों की कमी थी महागठबंधन को, वरना सरकार में होते इंडिया गठबंधन या उस वक्त के महागठबंधन के लोग। तो दोस्तों, इस वक्त ये बात तो है कि अब जो कुछ बिहार में होगा, और माना ऐसा जा रहा है कि बिहार में अक्टूबर के अगले महीने के आखिर में या 15 तारीख के बाद में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 3 फेज में चुनाव होने की बात कही जा रही है बिहार के अंदर। इस बार भी, पिछली बार भी 3 फेज में चुनाव हुआ था, उससे पहले 5 फेजेस में चुनाव हुआ था 2015 में, जब महागठबंधन जीता था, नीतीश और आरजेडी साथ में थे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, उससे पहले एक ऐसा टेस्ट है ये उपराष्ट्रपति चुनाव, जिसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। डेंट छवि का ही नहीं होगा, बल्कि आगे आने वाली स्थिति में उस मजबूती का होगा, जिस मजबूती के सहारे अभी तक 11 वर्षों से मोदी और शाह चल रहे थे, लेकिन अब 24 के बाद जिस कमजोरी का एहसास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।